नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट में घिरे चुनाव आयोग की, वक्फ बिल पर मोदी सरकार के फैसले पर उठे सवालों की। देखेंगे शुरू होने से पहले ही क्यों विवादों में घिरी कांवड़ यात्रा, राहुल ने क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप के आगे फिर झुकेंगे पीएम मोदी। जानेंगे अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीद पर क्यों उठे सवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर सिंह बादल की बढ़ी मुश्किल। पटना साहिब ने घोषित किया तनखैया, बादल को उपस्थित होकर मांगनी पड़ेगी माफी, तख्त से दी जाएगी सजा। पटना में व्यापारी की जान लेने का मामला, तेजस्वी ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव, 2028 तक बने रहेंगे अध्यक्ष। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ ऐलान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोर्ट में अब ओबीसी स्टाफ की भर्ती में भी लागू हुआ आरक्षण। कोर्ट के इस फैसले के तहत अब दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी मिलेगा आरक्षण लाभ। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन तो पहले से ही इसे लेकर सवाल कर रहा है, चुनाव आयोग से शिकायत कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिख रहा। इसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की तरफ से याचिका दायर की गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया था, तो अब इंडिया गठबंधन ने बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में 2 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की कोशिश शुरू हो गई है। वो चुनाव आयोग भी पहुंचे, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी की, लेकिन उनकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। सवाल इंडिया गठबंधन ही नहीं उठा रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने एसआईआर अभ्यास पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में एसआईआर कराने की क्या जरूरत है, जिसके चलते प्रवासी वोटरों के नाम काटने की आशंका पैदा हो गई है। लेकिन अब ये नाम शायद नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की इस कोशिश पर ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का आदेश मनमाना है। इससे लाखों मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। वैसे एसआईआर को लेकर सवाल चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी भी उठा रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। 1995 में लाल बाबू हुसैन बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के 2 आदेशों को रद्द कर दिया था। ये आदेश 21 अगस्त 1992 और 9 सितंबर 1994 को जारी किए गए थे। पहले आदेश में सभी जिलाधिकारियों को पुलिस जांच के जरिए ये पता लगाने का अधिकार दिया गया था कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। दूसरे आदेश में ईआरओ को विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का अधिकार दिया गया था। इन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं तब दायर की गईं जब ग्रेटर बॉम्बे अब मुंबई में लगभग 1,67,000 लोगों को नोटिस जारी किए गए। उनसे ये दस्तावेज मांगे गए थे, जिसमें से एक दस्तावेज है जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा भारतीय पासपोर्ट, नंबर 3 नागरिकता प्रमाण पत्र और नंबर 4 नागरिकता रजिस्टर में एंट्री का प्रमाण। ऐसे में इस बार भी सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले को पलट सकता है। चुनाव आयोग अपने ही आदेश के चलते मुश्किल में घिरता दिख रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार भी घिरी हुई है। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई के बाद कभी भी फैसला सुना सकता है। कानून रद्द भी हो सकता है, इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वक्फ कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में विवाद जारी है। एक तरफ सरकार इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताकर कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। नए नियमों के तहत एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाया गया है, जहां वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसमें संपत्तियों का पंजीकरण, ऑडिट, खातों का रखरखाव
और बोर्ड के आदेश शामिल होंगे। प्रबंधक को अपने मोबाइल और ईमेल से OTP के जरिए लॉगिन कर संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होगा। नई वक्फ संपत्ति को 3 महीने में रजिस्टर करना अनिवार्य है, लेकिन इस फैसले के आते ही सरकार के इस कदम की आलोचना भी जोरों पर है। विपक्षी नेता और संगठन जैसे AIMIM और जमीयत उलमाए हिंद इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रही हैं। उनका कहना है कि केंद्रीकृत पोर्टल से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म होगी। इस फैसले को लेकर सरकार पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार ये नोटिफिकेशन बिहार चुनाव के वक्त लेकर आई है, जब NDA के ही सहयोगी दल जैसे JDU और LJPR वक्फ कानून के विरोध में है और BJP के पास नहीं, लेकिन इन सहयोगी दलों के पास जरूर मुस्लिम वोट है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या BJP चुनाव से पहले साथी दलों पर इस नोटिफिकेशन के जरिए दबाव डालना चाहती है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और इस पर अभी तक फैसला नहीं आया है, तो फिर सरकार ने कानून को लेकर फैसला क्यों लिया। अब नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए नियम वक्फ प्रबंधन को बेहतर बनाएंगे या इस पर विवाद अभी और गहराएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। वक्फ संशोधन कानून तो उसी दिन से विवाद में है जब से इसे संसद में पेश किया गया था। तभी से साफ हो गया था कि इस कानून का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। वैसे धार्मिक विवाद BJP सरकार में लगातार सामने आ रहे हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है, इस दौरान कावड़ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इसे लेकर भी विवाद शुरू हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कावड़ यात्रा से पहले नेम प्लेट विवाद ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां याचिकाकर्ता मोहम्मद अहमद ने वकील नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से हिंदू संगठनों पर यात्रा मार्ग की दुकानों, ढाबों और रेहड़ियों पर मनमानी जांच और नेम प्लेट लगाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। याचिका में इन गतिविधियों को संविधान के अनुच्छेद 19 यानी व्यवसाय की स्वतंत्रता और 21 जिसमें निजता और गरिमा का अधिकार दिया हुआ है, इसका उल्लंघन बताते हुए तत्काल रोक की मांग की गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के नेम प्लेट अनिवार्य करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसमें दुकानदारों को केवल भोजन का प्रकार बताने की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का हनन माना था और इस साल हालांकि कोई सरकारी आदेश तो नहीं है, लेकिन हिंदू संगठनों की तरफ से कथित तौर पर दुकानदारों के कपड़े उतरवाने, मारपीट और डर का माहौल बनाने की घटनाएं सामने आई हैं। याचिकाकर्ता ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। आरोप लगाया कि राज्य सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन करने की योजना है, ताकि 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा से पहले इन गतिविधियों पर रोक लग सके। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हैं। वोटिंग लिस्ट का मामला हो या वक्फ संशोधन कानून का या फिर कावड़ यात्रा का, सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नजरें हैं। तो नजरें इस समय अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील पर भी हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार डील करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही तनातनी ने भारतीय राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने दावा किया कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन के आगे झुकने को तैयार है, जबकि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका ने भारत सहित करीब 100 देशों पर 26% जवाबी टैरिफ लगाए थे, जिन्हें 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। ये छूट अब 9 जुलाई 2025 को खत्म होने वाली है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते की चर्चा तेज हो गई है। पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत केवल तभी समझौता करेगा जब वो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो और भारत के हित, खासकर किसानों और डेयरी क्षेत्र के हित सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि भारत डेडलाइन के दबाव में सौदे नहीं करता, हमारा पहला लक्ष्य राष्ट्रीय हित है। मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान पर अब राहुल गांधी ने तंज कसते हुए लिखा कि पीयूष गोयल चाहे जितना सीना ठोक ले, मेरी बात लिख लीजिए, मोदी ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन के सामने चुपचाप झुक जाएंगे। राहुल ने सीधे सीधे इस पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर ट्रंप के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर भारत की व्यापारिक टीम विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में वॉशिंगटन में बातचीत कर रही है, लेकिन कृषि और ऑटोमोबाइल जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में क्या भारत ट्रंप की डेडलाइन से पहले सौदा कर पाएगा या राहुल का दावा सच साबित होगा? ये सवाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में गूंज रहा है। राहुल ने साफ कह दिया है कि ट्रंप के दबाव में ये डील होगी। मोदी सरकार वही करेगी जो ट्रंप चाहते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी दबाव में है। ये दबाव महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। मुंबई में करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए।
दोनों ने मराठी मानुष के मुद्दे पर बड़ी जंग का ऐलान किया, जिससे बीजेपी चिंता में दिख रही है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा देखने को मिला। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में बड़ी रैली की। इस दौरान मराठी भाषा को लेकर दोनों भाइयों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने मंच से कहा कि दोनों साथ आए हैं तो साथ ही रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आजादी के वक्त हमने मुंबई के लिए लड़ाई लड़ी। उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी हूं। अब केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हमें हिंदू और हिंदुस्तान तो चाहिए, लेकिन जबरदस्ती हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो वहीं राज ठाकरे ने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया। हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि ये 3 भाषा का फॉर्मूला कहां से आया? ये सिर्फ केंद्र सरकार से आया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज सब कुछ अंग्रेजी में है। किसी और राज्य में ऐसा नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसा क्यों है? जब महाराष्ट्र जागता है तो दुनिया देखती है। इसके अलावा मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा कि दोनों भाइयों को साथ खड़ा करके देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया जो बाला साहेब ठाकरे भी नहीं कर पाए। बता दें कि उद्धव और राज 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए और अब उनके एक साथ आने से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव आता नजर आ रहा है। अगर राज ठाकरे की मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूवीटी का ये साथ चुनाव अभियान में भी बना रहा तो भाजपा के लिए खासी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ठाकरे भाइयों के साथ आने से सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देशवासियों के लिए जरूर राहत की खबर सामने आ रही है। अब नेशनल हाईवे में सफर करने वालों को टोल में राहत मिलती दिख रही है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% तक की कटौती का फैसला किया है। ये बदलाव खास तौर पर उन हाईवेज पर लागू होगा जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रास्ते हैं। नए नियमों के तहत अब इन रास्तों पर सफर करना पहले से कहीं ज्यादा किफायती होगा। पहले इन ढांचों की लागत वसूलने के लिए सामान्य टोल से 10 गुना ज्यादा टोल टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने टोल की गणना का नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत टोल तय करने के लिए ढांचे की लंबाई को 10 गुना करके सामान्य सड़क की लंबाई में जोड़ा जाएगा या पूरे हिस्से की लंबाई को 5 गुना किया जाएगा और इनमें से जो राशि कम होगी वही वसूली जाएगी। इससे खासकर उन यात्रियों को फायदा होगा जो द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे रास्तों पर सफर करते हैं, जहां टोल पहले 317 रुपए था, वो अब घटकर 153 रुपए हो सकता है। ये नियम केवल उन हाईवेज पर लागू होगा जहां 50% से ज्यादा हिस्सा इन ढांचों का है, जबकि सामान्य सड़कों पर टोल पहले जैसा रहेगा। सरकार का मकसद यात्रा की लागत कम करना है, खासकर शहरों के आसपास के बाईपास और रिंग रोड्स पर। यह नियम अब लागू हो चुका है और जल्द ही यात्रियों को कम टोल चुकाने की सुविधा मिलने लगेगी। कुल मिलाकर ये फैसला आम आदमी की जेब को राहत देगा और सफर को और सस्ता बनाएगा। टोल में राहत मिलेगी, लेकिन हर टोल में नहीं। नियम शर्तें सामने हैं, लेकिन अमेरिका से जो रक्षा सौदे भारत कर रहा है उसमें कोई नियम या शर्त शामिल की जाती है या अमेरिका के दबाव में भारत उससे हथियार खरीद रहा है? क्योंकि अमेरिका से आने वाले हथियारों की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिका से किया गया एक और रक्षा सौदा सवालों से घिर गया है। देखिए रिपोर्ट। ब्रिटिश नेवी का F-35B 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान 14 जून से केरल में बेकार पड़ा है। इसे अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतर लड़ाकू विमान बताता है क्योंकि इसे अमेरिका की कंपनी ने बनाया है। वो बात अलग है कि अब इसे टुकड़ों में बांटकर C-17 ग्लोब मास्टर से एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। 3 हफ्ते से पूरी दुनिया अमेरिकी टेक्नोलॉजी की नाकामी का ये तमाशा देख रही है और अमेरिका चाहता है कि इस तरह के कबाड़ा विमान भारत उससे खरीदे। और ऐसा अगर हो जाए, भारत अमेरिका से इसी तरह के कबाड़ खरीद ले, तो कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। वैसे भारत अमेरिका से कई रक्षा सौदे कर चुका है। भारत ने अमेरिका से 3.6 अरब डॉलर में 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे हैं, यानी 100 करोड़ रुपए का एक ड्रोन। और ये ड्रोन यमन में हूती विद्रोही अपनी दूसरी पीढ़ी के हथियारों से मार गिरा रहे हैं। ऐसे में क्या ये ड्रोन चीन के साथ जंग में काम कर पाएंगे, जबकि चीन के पास बेहतर हथियार और तकनीक है। जब भारत अमेरिका से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा था, तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि ये कबाड़ हैं। वैसे सिर्फ ये मामला ड्रोन का नहीं है। भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा भी कर रखा है। भारतीय सेना ने 2020 में अमेरिका के साथ 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों के लिए $600 मिलियन का सौदा किया था। अपाचे का पहला बैच शुरू में मई-जून 2024 तक भारत आने वाला था, लेकिन इसकी समय सीमा लगातार बढ़ती जा रही है और ये विमान अभी तक भारत नहीं पहुंचा है। जबकि इन विमानों को अमेरिका अपनी सेना से हटा रहा है क्योंकि वो इसे आउटडेटेड बता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया ने भी अमेरिका से 36 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया था, लेकिन अब उसका कहना है कि ये सारे हेलीकॉप्टर्स कबाड़ा है
और अब वो अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद को रद्द करने की योजना बना रहा है। लेकिन भारत सरकार अमेरिका के दबाव में यह हेलीकॉप्टर खरीद का सौदा रद्द नहीं कर रही है, जबकि अमेरिका इसकी सप्लाई समय पर भी करने को तैयार नहीं है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय भी अमेरिका ने आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू में रख दिया था। ऐसे में मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि वो देश की सुरक्षा के नाम पर सेना को कबाड़ा माने जा रहे हथियारों की आपूर्ति क्यों कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चुनाव आयोग पहले ये कोशिश किया करता था कि जितना हो सके लोग मतदान केंद्र तक जाएं, वोट डालें, लेकिन बिहार में तो ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुँचें। उसने वोट डालने के लिए मतदाताओं को 11 दस्तावेजों की सूची दी है, जिसमें एक भी दस्तावेज अगर एक आदमी जुटा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जब वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं होगा तो ऐसी हालत में उसका वोट कौन डालेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।